वेलकम बच्चों, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और बाद में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे फार्मूला मास। तो वैसे तो बहुत सिंपल सा इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स है, आप अभी समझोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बट आज तक मैं जहाँ भी प्रैक्टिकल लेने गया हूँ, जिस भी स्कूल के अंदर या मालूम मैं जहाँ भी ट्रेनिंग के लिए गया हूँ बच्चों की या फिर टीचर्स की, ये पहला क्वेश्चन होता है मैं जो जनरली पूछता हूँ और आज तक मुझे किसी ने भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया है। जबकि एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एवरेज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है आज के टॉपिक को। कंसेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं पूरे 11th चलने और पूरे 12th चलने और इवन जब तक आप केमिस्ट्री के टच में रहोगे ये चैप्टर आपके लिए यूजफुल है। ठीक है बेटा, तो फिर मैं कहूँगा पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन दबा लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ इसके बारे में ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, देन हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला मास। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का पहले मतलब समझो। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम किसी को किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। जैसे मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके मार्क्स आते हैं, जैसे आपके 10th के मार्क्स आए थे, 12th के मार्क्स आए थे, मान लो आपने नीट का पेपर दिया उसके मार्क्स आए, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही आप उनको मार्क्स बताते हो वो अपनी पूरी फैमिली जिस भी बच्चा मान लो 10th में है या मान लो 12th में, वो उनके मार्क्स पता करते हैं। जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा होते हैं फिर उनका एग्जाम्पल देख के आपको नीचा दिखाते हैं। तो दैट्स कॉल्ड रिलेटिव कंपैरिजन। ठीक है, जैसे हम कहते हैं भाई उसके पास वो वाली गाड़ी है, हमारे पास ये वाली गाड़ी है, तो दैट्स कॉल्ड रिलेटिव। तो हम जो एटॉमिक मास निकालते हैं एटम का विद रिस्पेक्ट ऑफ समवन, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसे निकाला कैसे जाता है। अब एटम कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई आपने उसे उठा के तराजू में रख दिया और आपने कहा भाई इतना मास होता है इसका, क्योंकि उसका मास हमें निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो उसमें हम हेल्प लेते हैं एवोगैड्रो लॉ का। एवोगैड्रो जी कहते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम इसका यूज़ करते हैं। पहले समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई बॉटल है जिसका वेट है, मान लो कहते भाई 10 kg वेट है। ऐसे हमारे पास 10 बॉटल हैं तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 100 kg हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक कर्टन है जिसका वेट है 100 kg और पर बॉटल मेरे पास वेट है 10 kg। तो जैसे ही मैं इसे 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे नंबर पता चल जाएंगे कि उस कर्टन के अंदर कितनी बॉटल है। मेरे पास 10 बॉटल्स है। तो एवोगैड्रो जी ने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जैसे मान लो मैंने 2 वेसल ले लिया, दोनों का वॉल्यूम जो है मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब एक के अंदर मैंने भर दिया हाइड्रोजन गैस, दूसरे के अंदर मैंने भर दिया नाइट्रोजन गैस। इसका टेम्परेचर और प्रेशर ये भी मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, तो एवोगैड्रो जी के हिसाब से इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जितने इसमें मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के होंगे उतने ही मॉलिक्यूल इसके अंदर नाइट्रोजन के होंगे। अब देखो हमें ये तो पता है कि इन दोनों के अंदर नंबर इक्वल हैं। अब मान लो इसका वेट तो देखो आप कर सकते हो, आपने सिलेंडर में गैस भर रखी है, आप पूरे सिलेंडर का वेट करो, माइनस कर दो एम्प्टी वेसल का, तो आपको इस गैस के मास आ जाएगा जो इसमें हमने हाइड्रोजन भर रखा है। ऐसे आप इसका मास निकालो नाइट्रोजन का। अब देखो इसका वेसल का मास कितना आएगा, आप n को मल्टीप्लाई करो हाइड्रोजन से और इसका मास होगा n को मल्टीप्लाई करो नाइट्रोजन से। जैसे मैंने आपको बॉटल का एग्जांपल दिया था कि भाई मान लो एक बॉटल का वेट 5 kg है, ऐसे 10 बॉटल का वेट कितना होगा, ये होगा 150 kg। ठीक है, तो मान लो जो हम मास निकालेंगे इसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंटू 1 का मास कितना है, ऐसे इसका होगा नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय 1 का कितना मास है। अब आपने इसका वेट करा, इसका वेट जो भी आया, ठीक है, वाट एवर, यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू आती है, यहाँ पे आप जो भी वैल्यू आती है आप उसे तब तक कैंसिल करते रहो जब तक कि ऊपर 1 ना आ जाए। तो हमें पता है 1 जो मास होता है हाइड्रोजन का होता है, तो नीचे आपके पास जो भी मास आएगा वो मास किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का। तो हमने क्या करा, हमने नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकाला है विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए हमने इसे क्या कहा, हमने इसे कहा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि हम एटॉमिक मास निकाले विद रिस्पेक्ट ऑफ सम अदर एलिमेंट, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का मास पहले साइंटिस्टों को पता था क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, सिंपलेस्ट एलिमेंट, तो उसका मास अप्रॉक्स लिया गया था 1 ग्राम, जिसके रिस्पेक्ट में हमने बाकियों का एटॉमिक मास कैलकुलेट करा था
विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो लॉ, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और मोलर मास, इसमें डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। मैं जितने भी स्कूल में गया हूँ वाइवा के लिए, मैक्सिमम जो मैंने लोगों से क्वेश्चंस कराए, मुझे आज तक कोई सिंगल पर्सन इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाया। तो इसे बहुत ध्यान से समझना है इस लेक्चर को, कि इसकी मीनिंग आपको बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं एटॉमिक मास, जो नाइट्रोजन का हमने 14 निकाला था, वो हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली 14 टाइम्स हैवी मॉलिक्यूल है, तो हमने कहा था रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में जब हम निकाल रहे थे, तो इन द बिगिनिंग द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स वाज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग विद द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम एज वन, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या था कि जब हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दूसरों का एटॉमिक मास निकाले तो फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसके बाद साइंटिस्टों ने क्या करा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन लिया। द एटॉमिक मास ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर कम आउट टू बी फ्रैक्शनल, हेंस द रेफरेंस वाज चेंज टू द ऑक्सीजन, जिसका मास कितना लिया गया 16। तो इसकी एक्यूरेसी हाइड्रोजन से ज़्यादा थी, बट इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। उसके बाद क्या किया, स्टिल बेटर रेफरेंस विच इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड हैज़ बीन फाउंड टू बी कार्बन टेकन एज 12। तो आज के टाइम में कार्बन का 12 आइसोटोप लिया जाता है, उसको इस तरह लिखते हैं कार्बन डैश 12 आइसोटोप, जिसको हम रेफरेंस लेते हैं दूसरों का एटॉमिक मास निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है बच्चों। तो फिर हम कहते हैं द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ द टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ द कार्बन टेकन एज 12। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जैसे मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था कि भाई जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 14 टाइम्स हैवी है, तो अब हम उसी में आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो कार्बन के 12 आइसोटोप से, तो अब हम कहते हैं कि जो हमारा एटम है वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में कितना हैवी है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। देन और ये जो यूनिट स्केल है जो कि कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में बनाया गया है, इसको कहते हैं एटॉमिक एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम उसको डिफाइन करते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट एमयू इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। तो जो भी हम इसके थ्रू मास निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का कितना आता है 1.008, ऑक्सीजन का आता है 15.999 समथिंग, जिसका अप्रॉक्स 16 लिया जाता है। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये वो हमारा एक्चुअल मास नहीं है, वो हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो जो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है वही हम आगे जाके बात करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमने निकाला है रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी यूनिट क्या होती है एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ। अब हम इसके बाद क्या बात करेंगे, एटॉमिक मास के बाद हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। तो एवरेज एटॉमिक मास हम क्या करते हैं, हम आइसोटोप्स का कंपोजिशन लेते हैं। जैसे हम कहते थे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मासेस ऑफ द एटम्स एज कम्पेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज ए 12। तो कार्बन 12 आइसोटोप के रेफरेंस में हम सारे आइसोटोप्स लेते हैं, फिर उनका जो एवरेज होता है दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। जैसे हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये नियॉन के 3 आइसोटोप हैं 20, 21, 22 और ये इनका फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम जो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, तो देखो इसका जो फ्रैक्शन दे रखा है 0.9051 मल्टीप्लाई करो 20 से, प्लस इसका फ्रैक्शन दे रखा है 0.0027 मल्टीप्लाई करो इसे 21 से, और प्लस इसका फ्रैक्शन दे रखा है 0.0922, इसे आप मल्टीप्लाई करो 22 से, ठीक है। तो जो हम इसका एवरेज 20.179, अब इसमें लिखते हैं यू। तो यू का मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली निकाला जाता है कार्बन 12 स्केल के बेसिस पे ही, पर जब एवरेज एटॉमिक मास की कैलकुलेशन करी गई तो उन्होंने एएमयू को रिप्लेस कर दिया यू से, यू को कहा गया यूनिफाइड यूनिट। हालांकि हम एएमयू और यू बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, माइनर सेट दोनों में डिफरेंस है, बट आप यू लिखो चाहे एएमयू लिखो, टीचर गलत नहीं करते उसको, ठीक है। तो जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं उसमें यू वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब क्या है कि सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जितने भी एटॉमिक मास है वो हम एवरेज के टर्म्स में निकाल, जैसे हम कहते हैं भाई क्लोरीन का एटॉमिक 35.5 होता है, तो बेसिकली वो जो 0.5 है वो उसके जो 2 आइसोटोप है उनका एवरेज है जो 35.5 है। तो जितने भी एटॉमिक मास हम लोग याद करते हैं 10th, 11th, 12th में, सारे क्या होते हैं हमारे एवरेज एटॉमिक मास होते हैं, जो हमारे आइसोटोप्स के कंपोजिशन से निकाला जाता है एवरेज वैल्यू लेके, जैसे मैंने आपको बताया था। एक आधा एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने क्या कहते हैं आइसोटोपिक कंपोजिशन लिया कार्बन का।
कार्बन क्या आपको पता है 3 आइसोटोप होते हैं 12, 13, 14। तो जितने भी हमारे लिविंग सिस्टम है उसके हमारी जैसे हमारी बॉडी में कार्बन होता है उसमें 98% तो कार्बन 12 होता है, ये परसेंट हमारा कार्बन 13 होता है, बहुत कम फ्रैक्शन होता है कार्बन 14 का। ठीक है, तो अब हम इसका निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया था उसमें फ्रैक्शन में दे रखा था, इसमें परसेंटेज दे रखा है। तो व्हेन एवर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। जैसे आपके जो मार्क्स आते हैं आप क्या करते हो, जितने नंबर आया अपॉन में टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई ना करूँ दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, और जब मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ इट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई हटाने के लिए डिवाइड कर दो। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमें 98.892 डिवाइड करो इसको 100 से, मल्टीप्लाई करो 12 इसका एटॉमिक मास है। 1.108 डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई 13 एंड 2 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 14.00317। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यू दे रखी है पूरी लिख लेते हैं 13.00335। ठीक बेटा, तो अब इसको आप सोल्व कर लो तो ये आपका 0.98892 इंटू 12, 0.01108 इंटू 13.00335 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 14.00317। तो बेटा जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे आप लोग आएगा 12.011, और मैंने आपको बताया था इसको लिखते हैं यू मतलब यूनिफाइड यूनिट। ठीक है बेटा, तो जब हमें परसेंटेज दे रखा हम इस तरह निकालेंगे, जब फ्रैक्शन दे रखा हो तो इसमें पीछे एग्जाम्पल कराया था, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसके। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे एक्सरसाइज का 1.9 क्वेश्चन है हमारे पास। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज निकालना है ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अगेन हमें डेटा गिवन है आपके सामने है, अभी हमें परसेंटेज में दे रखा है तो पहले से हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और मल्टीप्लाई करेंगे इनके एटॉमिक मास से, जिससे हम निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, तो देखो इसका दे रखा है ये हो जाएगा 75.77 डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई करो 34.9689, देन प्लस कर दो 24.23 डिवाइड बाय 100 इंटू 36.9659। ये तो हो जाएगा 0.7577 इंटू 34.9689 प्लस 0.2423 इंटू 36.9659। बेटा आप इसको सोल्व करोगे तो पूरा राउंड ऑफ करोगे तो अप्रोक्स आता है 35.5 U। तो यही वजह कि क्लोरीन की हम एटॉमिक मास कहते हैं 35.5। तो बेसिकली वो क्लोरीन का एटॉमिक मास नहीं है, वो एवरेज एटॉमिक मास है जो आइसोटोपिक कंपोजिशन से निकाला गया है। ठीक है, तो एग्जाम में जनरली इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इनकेस अगर आते तो आपको कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं आएगी, बहुत सिंपल करके देते हैं कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजिली हो जाए, इसलिए घबराना मत, प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि क्वेश्चन ना देते हैं, काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स में देते हैं, बट ये जो इसका जो इतनी वैल्यू है ना इसको बहुत सिंप्लीफाई करके दिया जाता है। तो एक आधा क्वेश्चन देखो तो आपको रिफ्रेशर में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको सोल्व करके देखते हैं। मास के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो एक्सरसाइज का 32 है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटोप्स। अगेन आर्गन के आइसोटोप का कंपोजिशन दे रखा है हमको, ये 3 आइसोटोप हैं, ये इनका आइसोटोपिक मॉलिक्यूलर मास है, ये आपका अबंडेंस दे रखा है। ठीक है, तो करना हमको बिल्कुल सेम तरीके से है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं भैया इनके वो परसेंटेज में दे रखा है 0.337 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई करो 35.96755। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ एग्जाम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, बहुत सिंपल तरीके से आता है ये। देन 0.063 डिवाइड करो इसको 100 से, मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, ये हो जाएगा 37.96272 प्लस फिर इसको ले लो 99.600 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई करो जो इसका एटॉमिक मास दे रखा है, ये हमें दे रखा है 39.9624। ठीक बेटा, तो जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे सेम जो मैंने आपको सेम जो तरीका बताया है आपको क्या करना चाहो कर लो 0.00337 इंटू 35.96755 प्लस 0.00063
इंटू 37.96272 प्लस 0.99600 इंटू 39.9624। ठीक, तो जब हम इसको पूरा सोल्व करेंगे अप्रॉक्स आता है 39.948, जिसको हम सिमिलर ले लेते हैं 40 के, अगर यूनिट लिखेंगे इसकी यू मतलब यूनिफाइड यूनिट। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ 32। ठीक है, तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर ली, हमने क्या कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास की बात कर ली। अब हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास पढ़ लेते क्या होता है। ये होता है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, जो कि बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देन मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ो इसको। एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप टेकन एज 12। ठीक है, तो जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। देन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ये सब चीज़ें आपको जो है ना स्टोइकियोमेट्रिक में समझ में आएगी। उसमें हम जब हम इक्वेशन लेते हैं तो उसमें जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसको इन टर्म्स ऑफ ग्राम लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसको कुछ निकाल देखते हैं कि हम भाई मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है CH4 का। इसके अंदर देखो हमारे पास एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा 12 प्लस 4 = 16। अब यूट लेंगे ग्राम पर मोल। ठीक है, आप इसको यू भी लिख सकते हो और ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो। अभी जैसे अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, तो आप यू लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, देन देखो अब हमें निकालना है H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब इसके अंदर हमें दो तो हमारे हाइड्रोजन दे रखे हैं, एक सल्फ़र है और 4 हमारे पास ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फ़र 32, ऑक्सीजन 16, तो रहेगा 2 + 32 64, ये टोटल आ जाएगा 98। अभी फ़िलहाल मैं यू लिख देता हूँ। थर्ड देखो, मान लो हमें निकालना है C6H12O6। तो इसके अंदर 6 तो कार्बन दे रखे हैं, 12 हमें हाइड्रोजन दे रखे हैं, 6 ऑक्सीजन दे रखे हैं। तो 6 × 12, 12 × 1, 6 × 16। ठीक है, हो जाएगा 72, 12, 96, सम करोगे 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4, जैसे C12H22O11। तो इसके अंदर 12 तो हमें कार्बन दे रखे हैं, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। तो जाएगा 12 × 12, देन 22 × 1, 11 × 16। इसको सोल्व कर लोगे आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल, या फिर मैं कह रहा हूँ बार बार इसको आप यू भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हमें स्कैटर्ड दे रखा हो, जैसे NH2CO NH2। अब देखो इसके अंदर 2 नाइट्रोजन बट अलग अलग दे रखे हैं, आप इकट्ठे ही ले सकते हो। 2 × नाइट्रोजन, अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हो गए। 4 × हाइड्रोजन, एक कार्बन है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है। तो हो जाएगा 2 × 14, 4 × 1, 12 और 16। ठीक है, हो जाएगा 28, 4, 12 और 16। इसका सम करोगे ये आ जाएगा 60 U। ठीक है, यू अगेन हमारे पास क्या है, हमारे पास यूनिफाइड यूनिट है। एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, हालांकि इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपके लिए। एक ले लेते हैं C6H5COOH, ये हमारा बेंजोइक एसिड है। 6 इसके अंदर कार्बन हो गए, 5 हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर एक काम करो, कार्बन को इकट्ठे ही ले लो सबको। तो कार्बन हमारे पास 7 हो जाएंगे, 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 6 ले लो और यहाँ पे 2 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए। तो हो जाएगा 7 × 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 6 × 1 एंड 2 × 16। तो पूरा सोल्व करोगे 122 आएगा। इसको लिख देते हैं यू। अब कुछ मैं दे देता हूँ, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे SO2 है, सेकंड HNO3, थर्ड ले लो CH3,
COOH, ठीक है। फोर्थ आप बात कर लो SO3 की। फिफ्थ एक बार और निकाल लेना ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है। छठा ले लो H3PO3, ठीक है। तो बेटा इनका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आप खुद निकालो और एक बार आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा मैंने आपको समझाया मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना। उसकी और बात कर लेते हैं। जैसे हमें पता है जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो हम कहते हैं हमारे पास होते हैं कोवलेंट बॉन्ड और सेकंड हमारे पास होते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमें पता है शेयरिंग से मिलते हैं और आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से, एक कटायन होता है दूसरा अनायन होता है। अब जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, ये कोवलेंट बॉन्ड है, और सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। अब जैसे मान लो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना, हम कैसे निकालेंगे? H+Cl यानी 1 + 35.5 हो जाएगा 36.5, और इसका निकालना हो तो एक सोडियम में एक क्लोरीन है, सोडियम होता है 23, क्लोरीन हो गया 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5, ठीक है। यूनिट यू लिख लो इसकी। तो बेसिकली क्या है कि जब हमारा मॉलिक्यूल कोवलेंट होता है तब जब हम उसका मास निकालते हैं मॉलिक्यूल का, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और जब आपका सब्सटेंस आयनिक हो तो निकालने का मेथड सेम ही है, उसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास, ठीक है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हो तो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो चाहे फॉर्मूला मास हो, लिखते हैं उसको मॉलिक्यूलर मास ही है। तो कंसेप्चुअली समझ लो कि फॉर्मूला मास बेसिकली होता क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला मास एंड ए मॉलिक्यूलर मास। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट है। हमारा आज का लेक्चर था जो मैं पहले बता चुका हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास हमने डिस्कस करा था इसके अंदर। देन हमने एवरेज एटॉमिक मास डिस्कस करा, फिर हमने मॉलिक्यूलर मास डिस्कस करा, देन हमने फॉर्मूला मास डिस्कस करा। सब कुछ निकाला गया कार्बन प्योर आइसोटोप के रिस्पेक्ट में। बहुत सिंपल से लॉजिक से, थोड़ा माइट भी आपको 2-3 बार देखना पड़े तो उससे आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली चीज़ें निकाली कैसी गई है, ठीक है। तो बहुत यूज़फुल नॉलेज है आपके लिए, इसको 1-2 बार देख लेना, आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है बच्चों। तो मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा माइट बी मोल कॉन्सेप्टो, बहुत इंपॉर्टेंट है वे, उसको बहुत ध्यान से देखना है आपको।